हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 11, रिवांश के रियल फादर। दिव्या के कमरे में जाकर रिवांश ने जूते उतारे और सीधे बिस्तर में घुसकर चादर को मुंह तक ओढ़ लिया। दिव्या हैरान रह गया और बोला, ब्रो तू तो कोई असाइनमेंट करने आया था ना। कौन सी असाइनमेंट? रिवांश अनजान बनते हुए बोला। वो तो तुझे ही पता होगा, तुम यहां तक चले आए बताने के लिए। दिव्या बोला, परेशान मत कर, मुझे नींद आ रही है। रिवांश ने कहकर फिर से मुंह ढक लिया। दिव्या भी उसकी बगल में गिर पड़ा। अच्छा तो तुम मेरे साथ समय बिताने आए हो ब्रो, चलो फिर मस्ती करते हैं। सो क्यों रहे हो? दिव्या ने उसे हिलाया। क्योंकि मैं थक गया हूँ। रिवांश ने बिना चादर हटाए ही जवाब दिया। थक गए? क्या करके? दिन भर या तो सोए हो या हमारे साथ कुछ घंटे बैठे। दिव्या ने उसे याद दिलाया और चेहरे से चादर हटा दी। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। सर के पीछे हाथ लगाकर वो बोला, पता है आज मॉम क्या कह रही थी? दिव्या सुनने के लिए उत्सुक हुआ। क्या कह रही थी? वो तुम्हें बचपन में गोद लेना चाहती थी। कितना अच्छा होता ना, मैं तुम्हारा सच में ब्रो बन जाता। रिवांश बोला, हाँ बट एक्सक्यूज मी, कुछ दिन बड़ा हूं मैं तुमसे उम्र में। दिव्या ने अकड़ से कहा, इस हिसाब से तुम मुझे ब्रो बुलाते? रिवांश ने गंभीर होकर कहा, इंटरेस्टेड हो अभी भी उनका बच्चा बनने में? दिव्या ने आंखें बड़ी कर ली, क्या बोल रहे हो? रिवांश का चेहरा फीका पड़ गया। मुझे कुछ गलत होने का डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो? मेरे मॉम डैड अकेले ना रह जाए उसकी चिंता खा रही है। मैं बस चाहता हूं मेरे बाद कोई उनका ख्याल रखने के लिए हो। तो ब्रो हम फिलहाल एक ही कश्ती पर सवार है। मुझे भी अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे क्या तुमने गौर किया है मेरे दादू और भाई की उम्र अब भी उतनी है जितनी हमारे बचपन हुआ करती थी? दिव्या के दिमाग में हाल ही में ये सवाल आया। मुझे अच्छे से याद है वो कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। ब्रो ने हाल ही में काम करना शुरू किया। रिवांश मुस्कुरा पड़ा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे शायद तुम अनजान हो और मैं भी। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। दादू ने कहा मेरी जिंदगी के बहुत थोड़े दिन बचे हैं एंजॉय करने के लिए। उन थोड़े दिनों बाद क्या होगा पता नहीं। दिव्या ने हल्के से कंधे उचका दिए। रिवांश ये सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने कहा, दिव्या मुझे एक बच्चा गोद लेना है। क्या? दिव्या उछलकर चिल्ला पड़ा, अचानक ही तुम मुझे आज एक एक बात से हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ मुझे बच्चा चाहिए, ताकि मेरे कहीं जाने के बाद या मुझे कुछ होने के बाद वो मॉम डैड को मेरी कमी ना महसूस कराए। रिवांश ने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। भाई और दादू तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, विश्वास रखो। दिव्या ने कहा, आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा न लगाना ही बेहतर होगा। चीजें संभलने की जगह बिगड़ सकती है। बताओ, ऐसे में एक बच्चा गोद लेना सही ऑप्शन नहीं। रिवांश ने कहा, देख ब्रो तू मरेगा नहीं इसकी गारंटी मैं तुझे देता हूँ। भले उसके बाद तुम कहीं भी रहना, अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए पहुंच जाना। तुम्हें कौन सा बैठकर उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना है। तू सेफ रहे, बस इतनी ही तो उनकी भी मंशा होगी। दिव्या ने कहा तो रिवांश शांत हो गया। इस बात के साथ वो सहमत हो सकता था। ठीक है, अब मैं सो जाऊं, रिवांश ने कहा। क्यों? अभी पूरी रात पड़ी है सोने के लिए। दिव्या ने उसे हिलाया। मेरे अंदर ताकत नहीं बची, मेरा सर घूम रहा है। ओह माय गॉड मैं बेहोश हो रहा हूँ। रिवांश ने इस बार नाटक करते हुए कहा तो दिव्या मुंह बनाकर चुप हो गया। दिवांश खुद खाना लेकर कमरे में पहुंचा तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर बन गई। दिव्या और रिवांश एक दूसरे को गले लगाए सो चुके थे। दिवांश ने कुछ पल उन्हें देखा फिर धीरे से पुकारा, बच्चों जाग जाओ, भूखे नहीं सोते। किसी ने हलचल नहीं की तो दिवांश ने करीब आकर उन्हें हिलाया, चलो अब उठ भी जाओ, खाना खाकर फिर सो जाना। रिवांश ने हल्के से आंखें खोली तो वही दिव्या कसमसा कर तकिया अपने मुंह पर लेकर सो गया। इस कुंभकर्ण को न जाने इतनी नींद क्यों आती है। दिव्या उठो भी, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर आधी रात को उठकर पूरा किचन अस्त व्यस्त कर दोगे। दिवांश ने तेज आवाज में कहा तो दिव्या हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें मलते हुए उसने कहा, क्या भाई आपको जरा भी चैन नहीं, सोने भी नहीं देते मुझे। हाँ जगाकर तुमसे अपना काम कराना है मुझे। दिवांश व्यंग से बोला, इस घर में कोई इज्जत ही नहीं मेरी। रिवांश तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है क्या? मैं जा रहा हूँ रीवा आंटी के पास, दिव्या ने कहा, जिसे सुनकर रिवांश को हंसी आ गई। कैसी ऑफर? दिवांश ने आंखें छोटी कर ली।
रिवांश ने कहा, मुझे बचपन में गोद लेना चाहती थी रीवा आंटी। आपने क्यों नहीं दे दिया मुझे उन्हें? देर आए दुरुस्त आए, मैं आज भी चला जाऊंगा वहां, दिव्या ने कहते हुए उंगली से नाक सहला दी। दिवांश ने अफसोस के साथ सर हिला दिया, बातों से इसका पेट भर जाएगा रिवांश। नजरअंदाज करो उसे और चाहो तो उसके हिस्से का खाना भी खत्म कर दो। वो भूखा रह लेगा अपने ना बन चुके भाई के लिए। रिवांश ने जोर जोर से सर हिलाया तो दिव्य लपक कर अपनी प्लेट लेकर दूसरी तरफ जा बैठा। ऐसे कैसे मैं अपना खाना दे दूंगा? वो भी कैसे फिर अपने पेरेंट्स तुम्हें देगा? दिवांश बोला, इसका दिमाग सड़ गया है। कुछ ज्ञान की बातें बताओ। इसे लग रहा है कुछ हो जाएगा और अंकल आंटी अकेले रह जाएंगे। वो तो बच्चा गोद लेने की बात कर रहा था। दिव्या ने सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर दिवांश हैरान रह गया। वही रिवांश ने सर पकड़ लिया। आखिर इस लड़के के पेट में कोई बात रहती क्यों नहीं? तभी दिवांश ने उसके सर पर हाथ रखा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझ पर विश्वास रखो और खासकर दादू पर। हाँ भाई, मुझे आप दोनों पर बहुत ज्यादा विश्वास है। रिवांश ने हल्के से सर हिला दिया। दिवांश ने पलके झपका दी और खुद से कहा, उन दोनों ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। उनके एहसान है मुझ पर। अगले दिन राजगढ़ यूनिवर्सिटी। रिवांश और दिव्या आकर क्लास में बैठ गए। रिवांश ने अपना सर जैसे ही बेंच पर रखना चाहा, दिव्या खींचते हुए बोला, ब्रो इतना तो मैं भी आलसी नहीं हूँ। तुम्हें जहां मौका मिले आंखें बंद करके सो जाते हो। बेहतर नहीं होगा कि साथ में तकिया लेकर ही घूमा करो? बेस्ट आइडिया है, कल से यही करूंगा। रिवांश हल्की मुस्कान के साथ बोला और बेंच कर सर रख आंखें बंद कर ली। दिव्या ने कुछ कहना चाहा पर तभी एक बार और दरवाजा खुल गया। सामने प्रोफेसर आ चुके थे। दिव्या चुपचाप अपनी किताब निकालकर बैठ गया। सब कुछ शांत और सही चल रहा था, पर तभी दिव्या का हाथ अपनी किताब में लिखते हुए अचानक ही रुक गया। एक ठंडक का एहसास हुआ, जानी पहचानी ठंडक जो वो पहले भी किसी के आने पर महसूस कर चुका था। दिव्या की पकड़ पेन पर कस गई। धीरे धीरे उसने नजरें उठाई तो वही काले रंग की धुंध वहां फैली थी। उसके आसपास दूसरा कोई नहीं था। दिव्या ने हवा में ही अपने पास बैठे रिवांश को ढूंढने के लिए हाथ हिलाया, मगर उसके हाथ कुछ ना लगा। दिव्या का गला सूख गया। मेरे सामने आ जाओ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? एक परछाई उस धुंध से निकलकर सामने आ गई। दिव्या ने कहा, क्यों आए हो फिर से? तुम्हारा जवाब लेने। जानना चाहोगे पूरी सच्चाई? रिवांश की सच्चाई? अभिसार ने गहरी आवाज में कहा, कुछ नहीं जानना मुझे। अगर मेरी फैमिली चाहती है मैं इंतजार करूं तो जरूर करूंगा। दिव्या तेज और स्पष्ट आवाज में बोला। तब तक देर हो जाए, रिवांश को कुछ हो जाए तो। अभिसार ने जैसे ही कहा, दिव्या झटके से अपनी जगह खड़ा हुआ। अभिसार ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूं तुम्हें रिवांश के माता पिता से मिलने। कहते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगा। दिव्या की जिज्ञासा फिर जाग गई, मगर इस बार एक डर के साथ। अभिसार को रोकने के लिए वो आगे लपका और उसका हाथ पकड़ लिया। उसी के साथ दोनों उस धुंध में समा गए। पत्थरों से बना वो महल दिन के उजाले में भी अंधेरे में समाया हुआ था। दिव्या ने चारों तरफ उस बड़े से महल के हॉल को देखा जिसकी दीवारें ऊंची थी। हवा के कारण वहां लगे काले पर्दे लहरा रहे थे, पर मजाल है उसके कारण एक भी मोमबत्ती बुझे जो उस अंधेरी जगह को रोशन करने का काम कर रही थी। हम कहाँ है? मुझे कहाँ ले आए हो तुम? अगर तुम्हारी इसमें कोई चाल हुई तो देख लेना, दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर फिर वही अदृश्य तरंग निकलने लगी जिसका एहसास अभिसार को होने लगा। हाँ, में सर हिलाकर वो बोला, मैं कोई चालबाजी नहीं करूंगा। हम बात करने आए हैं वही करेंगे। किसी दैविक शक्ति का एहसास हुआ मुझे। काफी धीमी आवाज कर ली रुद्रान ने जब अभिसार के साथ किसी अनजान को देखा, पर थोड़ा गौर करने पर उसे लगा मानो ये चेहरा पहले भी कहीं देखा होगा। दिव्या उसकी गहरी नजरें खुद पर पाकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी अभिसार बोला, रुद्रान ये दिव्या है। अच्छा। रुद्रान ने हल्के से सर हिलाया, आपका स्वागत है दिव्या। राजमहल तो नहीं, परंतु यही हमारा ठिकाना है काफी समय से। मैं इससे विराज से मिला सकता हूँ, अभिसार ने कहा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस ध्यान रखना वो कभी कभी आक्रामक हो जाता है। रुद्रान ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा, अभिसार बोला और दिव्या को अपने पीछे आने का इशारा किया। महल में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए दिव्या उसके पीछे पीछे चल दिया। साथ में रुद्रान भी था। विराज कब क्या कर दे इसका अंदाजा लगाना अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। रुद्रान ने दिव्या से कहा, विराज आपके हिसाब से ये रिवांश के रियल फादर है? दिव्या ने सवाल किया।
जिस पर रुद्रान ने कुछ पल चुप रहने के बाद हाँ में सर हिलाया। वो जल्द ही उस कमरे के बाहर पहुंच गए जिसमें विराश बंद था। अभिसार ने हाथ के इशारे से दरवाजा खोल दिया और कहा, अंदर जाओ दिव्य, और अपनी पहचान रिवांश के दोस्त के रूप में करना। भले ही उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, मगर वो रिवांश का नाम नहीं भूल सकते। आई होप ये सच में तुम्हारी कोई चाल नहीं, दिव्य चेतावनी भरे शब्दों में बोला। विश्वास रखो, हम कोई चालबाजी नहीं कर पाए, इसलिए तो तुम्हें अकेले में उनसे मिलने दे रहे हैं। उन्हें सुन लेने के बाद मेरी बताई गई सच्चाई तुम्हें कोई कहानी नहीं लगेगी, अभिसार ने कहा। दिव्या ने सर झटका और एक गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। कमरे में कदम रखते ही लोरी की आवाज सुनाई देने लगी। बिस्तर के पास ही पालना लगा था, जिसकी डोर विराश के हाथ में थी। धीरे से वो पालने में रखे खिलौने को झूला रहा था। एपिसोड 12, तुम पागल थे मेरे लिए। दिव्या काफी समय तक विराश को सिर्फ देखता रहा। आगे बढ़कर बात शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर तभी विराश लोरी गाते हुए रुक गया। जल्दी से जाकर खिलौना उठाकर अपने सीने से लगाते हुए दिव्या की तरफ पलटकर खौफ भरी आंखों से कहा, कौन हो तुम? मेरा बच्चा ले जाने आए हो ना? मैं मार दूंगा तुम्हें। दिव्या हैरान परेशान हो गया। हल्के से हाथ हिलाते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बच्चा ले जाने नहीं आया। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मेरा नाम दिव्या है, रिवांश का दोस्त। रिवांश, वह नाम दोहराते हुए विराश हल्का सा शांत हुआ और अपने सीने से लगे खिलौने को सामने कर देखा। यही तो नाम रखने के बारे में सोचा था मैंने, लेकिन उसे अपनी गोद में लेने का मौका भी नहीं मिला। दूर कर दिया सबने मिलकर मेरे बच्चे को मुझसे। विराश की आवाज तेज हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरा रिवांश चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। बताओ वो कहाँ है? क्या तुम जानते हो? दिव्या के दिल में दर्द उठ गया। वो नाटक तो बिल्कुल नहीं था। दिव्या धीरे धीरे आगे बढ़कर बोला, आपको रिवांश से मिलना है? हाँ, मेरा छोटा सा बच्चा मेरे बिना रो रहा होगा, उसे अपने पापा की जरूरत है। अपने खिलौने को थपकी देते हुए विराश ने कहा। दिव्या उसके पास जाकर बोला, वो नहीं रोता, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका बच्चा, बड़ा हो गया है ना बहुत, बिल्कुल मेरे जितना। विराश ने रोना बंद कर भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी बड़ा हो गया? लेकिन क्यों? जब वो मेरे पेट में था पूरे 9 महीने, तब मैंने कितने सपने देखे थे। हम दोनों के नाम को मिलाकर उसका नाम सोचा। जब वो चलने लगता तो मेरी उंगली थाम लेता। उसके लिए कपड़े अपने हाथों से बनाए थे, कितने सारे खिलौने। कहते हुए उसने एक बड़े से कबर्ड की तरफ इशारा किया। वो देखो, सब कुछ वहां रखा है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा जो सदमे में पहुंच गया था ये सुनकर कि विराश ने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा। लेकिन फिर उसने सोचा, इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहे, वरना कोई आदमी बच्चा पैदा करे, पॉसिबल नहीं। विराश के साथ वो खींचा चला गया कबर्ड के पास। विराश ने उसे खोला तो दिव्या को देखकर सच में दुख हुआ। बच्चों के कपड़े और खिलौने, इन्हीं चीजों से पूरा कबर्ड भरा था। ये अब उसके किसी काम के नहीं ना। मैं इन्हें हटाकर नए कपड़े ले आओ? विराश ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, जिसे सुनकर दिव्या ना चाहते हुए भी हंस दिया। जैसा आपको ठीक लगे, दिव्या बोला। तो कब आएगा मेरा रिवांश यहाँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी तैयारी करूं? विराश ने कहा। उसके हाथों से वो गुड़िया वाला खिलौना छूटकर नीचे गिर गया। 20 सालों में पहली बार उसने वो गुड़िया ऐसे छोड़ दी थी। दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन विराश का मन मोड़ना भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा वो जल्दी आ सके। विराश का चेहरा फूल की तरह खिल गया। तुम बहुत अच्छे हो दिव्या, वरना यहाँ कोई अच्छा नहीं, सब खराब है, गंदे। कोई मेरे बच्चे को वापस नहीं ला रहा था। तुम आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। लेकिन क्या यहाँ कुछ होगा? आखिरी बात खुद से कहते हुए वो सोच में पड़ गया। दिव्या ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अब चलता हूँ, ताकि जाकर रिवांश को लाने के बारे में कुछ कर सकूं। हाँ, जल्दी लेकर आना, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तुम ना वादा करके जाओ मुझसे कि उसे लेकर आओगे। विराश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दिव्या ने एक ठंडी सांस छोड़ी। वो कैसे वादा कर देता? पहली बात तो जो लोग विराश के आसपास थे उन पर दिव्या को जरा भी भरोसा नहीं था। विराश का दुख अलग रखे फिर भी। तभी रुद्रान अंदर चला और उसकी उपस्थिति में विराश बिल्कुल चुप होकर पीछे हटने लगा। तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, विराश धीमी आवाज में कहकर दिव्या को इशारा करने लगा, मानो रुद्रान के सामने उसे कोई बात नहीं करनी थी। दिव्या ने पलके झपका दी और वहां से बाहर चला गया।
अभिसार हाथ बांधे खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने शांत आवाज में पूछा, हम बात कर सकते हैं? हैरानी हुई होगी जानकर आखिर कैसे विराट ने 9 महीने रिवांश को पेट में रखा। दिव्या ने आंखें बड़ी कर ली, तो ये बात झूठ नहीं है। आओ जाओ मेरे साथ, अभिसार ने कहा और एक दिशा में चल पड़ा। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद दिव्या भी पीछे चल दिया। अब तो वो सब कुछ जानकर ही रहेगा आखिर चक्कर क्या है रिवांश के जन्म का। पूरा क्लासरूम खाली हो चुका था। वही रिवांश बेंच पर सर रखे सो रहा था। हालांकि अकेला कहना ठीक ना रहता, वो साया उसकी परछाई बनकर उसके साथ ही था। रिवांश की पलकें धीरे से खुली तो सामने फिर वो चेहरा दिखा जिसे बार बार देखने के बाद भी रिवांश डर जाता था। हड़बड़ाकर वह पीछे हटने के चक्कर में सीधे बेंच के किनारे पर पहुंचा। तभी उस परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने रिवांश को अपनी तरफ खींच लिया। रिवांश उसके करीब, उसके सीने से जा लगा। नजरें उठाकर फिर उस ना दिखाई देने वाले चेहरे में रिवांश ने गौर किया। सिवाय अंधेरे के कुछ ना दिखा। मेरा चेहरा देखने की इच्छा है, शूल गहरी आवाज में बोला। अनजाने में ही रिवांश हाँ बोल गया तो शूल ने कहा, तुम्हें जब तक मुझ पर विश्वास नहीं होता कैसे मेरा चेहरा देख पाओगे? नष्ट हो चुका हूं मैं पूरी तरह। तुम्हारी जरूरत है मुझे पूरा होने के लिए। रिवांश ने अपना हाथ एकदम से बीच में अड़ाकर उसके सीने पर रख दिया और दोनों के बीच अंतर बनाना चाहा। वो होश में लौट चुका था, मगर शूल ने उसके इर्द गिर्द बनाए पकड़ को ढीला नहीं किया। बचपन में जब भी तुम्हें डर लगे तुम मुझे ढूंढा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समझ आने की उम्र हुई उन लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। शूल कहने लगा, मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर से शैतानी शक्तियों को मिटाना नामुमकिन है, ना ही दैविक शक्तियां मिट सकती है। उन्हें एक साथ तुम्हारे अंदर रहना होगा। एक का विनाश मतलब तुम्हारी आत्मा को हम हमेशा के लिए खो देंगे। मेरी जरूरत पड़ेगी तुम्हें उस समय जब ये दोनों शक्तियां पूरी तरह और एक साथ जागृत होंगी। तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा सिवाय मेरे। रिवांश का गला सूख गया। शट द हेल अप, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहता। कमाल है, एक समय था जब तुम पागल थे मेरे लिए, अपने गुरु के खिलाफ चले गए थे मेरे पास आने के लिए, और आज तुम्हें मेरे आसपास नहीं रहना। वह खुद पर ही व्यंग से हंस पड़ा। रिवांश ने दूसरी तरफ चेहरा फेर कर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे के भाव अजीब से हो चुके थे। सच्चाई से चेहरा फेर कर क्या होगा दर्पण? शूल बोला, मैंने कहा ना मैं दर्पण नहीं हूँ। रिवांश, मेरा नाम रिवांश है, वो तेज आवाज में बोला। ओके ओके, मुझे पता है तुम्हारा नाम, इतना चिल्लाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो आवाज नव्या की थी, जो क्लासरूम में चली आ रही थी। रिवांश की गर्दन उसकी तरफ घूम गई। उसने आंखें बड़ी कर ली, पर इससे बेखबर शूल ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। इसे अपने करीब मत आने दो, मुझे तकलीफ होती है, छोड़ो। रिवांश दबी आवाज में खुद को आजाद करने की कोशिश करते हुए बोला। तभी नव्या पास आकर बेंच से टेक लगाए खड़ी हो गई। अकेले क्या कर रहे हो? दिव्या कहा, गायब हो गया। गायब हो गया? उसकी बात रिवांश ने हैरानी से दोहराई, क्योंकि वो सच में उसे छोड़कर गायब हो चुका था, जबकि उसका सामान वहीं पड़ा था। मेरा मतलब कहाँ चला गया वो? तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मुझे भी कहीं नजर नहीं आया, वरना तो दूर से ही वह कहाँ होगा उसकी आवाज से पहचान लिया जाता है। नव्या कहते हुए हल्के से हंस दी। रिवांश ने नकली मुस्कान के साथ उसे देखना शुरू किया। उसकी कोशिश थी नव्या उसे कुछ भी अजीब करता ना देख ले। चले? नव्या ने धीरे से पूछा। कहा। रिवांश नासमझी से बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे उसे बता दो। शूल ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेते हुए कर्कश आवाज में कहा। साथ ही उसकी बाहें रिवांश के इर्द गिर्द मजबूती से जकड़ चुकी थी। थैंक्स फॉर कंप्लीट 6300 सब्सक्राइबर। एपिसोड 13 कहाँ भाग गए क्रिचर? क्लासरूम में शूल की जकड़ में बैठा रिवांश परेशानी में फंस गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। फायदा उठाकर शूल आज उसके कुछ ज्यादा ही करीब था। रिवांश, आर यू ओके? तुम्हारे माथे पर पसीना आ रहा है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो कॉलेज आने की क्या जरूरत थी? कहते हुए नव्या ने उसके माथे को छू लेना चाहा, पर शूल ने रिवांश का हाथ पकड़कर जोर से नव्या का हाथ झटक दिया। नव्या एक कदम पीछे हो गई लड़खड़ाकर। हैरानी से उसने रिवांश को देखा। ओके सॉरी, तुम्हें बिना पूछे टच करने के लिए, लेकिन आदत नहीं डाल सकते। क्या पता हम भविष्य में एक साथ हो जाए। इसे कहो अपना भविष्य देखना है तो तुमसे दूर रहे, वरना मैं वर्तमान ही मिटा दूंगा। शूल ने दांत पीस कर कहा। रिवांश ने हाथों की मुट्ठियां कस ली। गला तर करते हुए वो बोला, नव्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता।
क्या तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ देगी? नहीं छोड़ूंगी। दिव्या भी यहाँ नहीं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यही इंतजार करूंगी जब तक वो नहीं आ जाता। नव्या जिद पर अड़ गई। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। तुम्हें बताया ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, तुम कहते रहो और देखना एक दिन मेरे प्यार में पागल हो जाओगे, नव्या ने कहा। अचानक ही मानो उस कमरे का तापमान गिरने लगा, कुछ ज्यादा ही मात्रा में। नव्या को ठंड लगने लगी, लेकिन रिवांश को अभी भी पसीना आ रहा था। रिवांश, क्यों ना हम बाहर चले? मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, नव्या ने कहा, मानो किसी की घूरती नजरें उस पर हो और वो नव्या को चेतावनी दे रहा है यहाँ से चले जाने के लिए। एक बार में बताया हुआ समझ नहीं आता तुम्हें? परेशान करके रख दिया है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। रिवांश इस बार गुस्से में चिल्ला दिया, जिसे सुनकर नव्या चिहुन उठी। कुछ पल उसने रिवांश को देखा, फिर दुखी होकर वहां से लगभग भागकर चली गई। उसके जाते ही कमरा अपने आप साधारण तापमान पर लौट आया। रिवांश गुस्से में शूल की तरफ पलटा तो वो हवा की तरह उसके करीब से गायब हो गया। रिवांश चिल्ला दिया, अब कहाँ भाग गए कृच? वापस आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये नाम उतना भी बुरा नहीं। एक हल्की हंसी के साथ शूल की आवाज क्लासरूम में गूंज उठी। दूसरी तरफ दिव्य और अभिसार महल के एक कमरे में पत्थर से बनाए गए मेज पर आमने सामने बैठे थे। बीच में एक मोमबत्ती जल रही थी रोशनी के लिए। दिव्य ने जब चारों ओर नजर घुमा ली तो अंत में अभिसार को देख कहा, मुझ पर कोई काला जादू नहीं करने वाले ना। तुम पर जादू कर मुझे खुद को खतरे में नहीं डालना। दैविक शक्तियों का किसी भी परिस्थिति और स्थान पर कोई तोड़ नहीं होता। वही शैतानी शक्तियां इस लोक में आकर हल्की सी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि धरती साधारण इंसानों के लिए बनाई गई है। अभिसार ने कहना शुरू किया, जिसे बीच में काटकर दिव्य उबासी लेते हुए बोला, मुझे जियोग्राफी के लेक्चर में बैठ जाने वाला फील मत दो। कहानी शुरू करो, विराश की कहानी सुननी है मुझे। अभिसार ने हल्के से सर हिलाया और कहा, हमारी नई कहानी शुरू हुई उस हादसे के बाद जिसमें हमने महाराज शूल को खो दिया। कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास सिवाय भागने के, क्योंकि साथ में हमारी प्रजा भी थी और दुश्मन कहीं ज्यादा। हम सब कुछ हार कर धरती पर आ छुपे। ठीक से समय याद नहीं मुझे, शायद 600 या 700 साल पहले, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो चुका हो। इस वातावरण में ढलने के लिए हमें काफी समय लगा, अपनी शक्तियों को संतुलित करने में समय लगा। हमारी बाकी प्रजा भी इसी जंगल में छिपी है। रुद्रांश शैतानों का अगला गुरु बना क्योंकि उसके पिता को हमने युद्ध में खो दिया था। इतने वर्षों में हमने महाराज को फिर से लाने का मार्ग खोजा। वो था रिवांश का जन्म, क्योंकि महाराज रिवांश को बचाते हुए ही अपनी परवाह किए बिना खत्म हो गए। उनकी आत्मा आपस में जुड़ चुकी थी, इसलिए रिवांश का जन्म होना आवश्यक था। मुझे एक आखिरी बार नर्क में जाना पड़ा, रिवांश की आत्मा के हिस्से जमा करने के लिए। उसी समय रुद्रान की मुलाकात हुई विराश से, जब वो जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए थे। 22 साल पहले 4 से 5 लड़कों का ग्रुप टेंट लगाकर पूरा माहौल बनाकर बैठे थे। उम्र ज्यादा से ज्यादा 19। जैसे ही उनमें से एक ने खाने का सामान खोला, कोई तुरंत बोला, अबे पागल हो क्या तुम लोग? कहा था ना मैंने शराब और चिकन नहीं लाना। ओह बेबी, विराश को डर लग रहा है। दूसरा लड़का बोला, तुम घर ही क्यों नहीं रह गए? तीसरा लड़का बोला, शट अप गाइज, अगर कोई भूत आत्मा यहाँ आ जाता है तब बताऊंगा तुम्हें। बताऊंगा क्या, मैं भाग जाऊंगा। तुम रहना यहाँ शिकार होने के लिए, विराश ने काफी गंभीरता से कहा। मगर उसकी बात दोस्तों को बचकानी लगी। एक जोरदार हंसी का ठहाका उनके बीच लगा। सभी विराश पर हंस रहे थे। ये देख उन्हीं में से एक ने उसके कंधे पर हाथ डाला, नाराज मत हो वीर, तुम बस बहुत ज्यादा सोचते हो। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। डरपोक साला, कौन लेकर आया इसे? उनमें से सबसे बदतमीज लड़के ने मुंह खोला तो विराश को भी गुस्सा आ गया। किसे डरपोक कहा तुमने? विराश गुस्से में बोला, गाइज लड़ाई मत करो, हम कैंपिंग के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए। विराश को जिसने समझाने की कोशिश की थी वो बोला, कैंपिंग करना मर्दों का काम है, इस औरत को कोई जंगल के बाहर छोड़कर आओ। वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शराब लाने वाला वही था। शायद वो पहले से हल्के नशे में था। विराश गुस्से में खड़ा हुआ और अपना बैग भी उठा लिया। आई एम डन विथ यू गाइज। टॉर्च जलाकर उसने एकदम से रास्ता पकड़ लिया। वीर पागल मत बनो। बदतमीज लड़के के अलावा बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। विराश तेज कदमों से निकल गया। जंगल घना था, इसलिए जल्द ही वह दिखना बंद हुआ। बाकी लड़के टेंशन में आ गए
और बदतमीजी करने वाले लड़के को घुरा, अब बैठे क्या हो चैन से। एक तो सब वापस चलो या फिर उसे लेकर आते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, वो कोई बच्चा नहीं जो खो जाएगा। वैसे भी हम जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आए, ढूंढ लेगा वो रास्ता। लड़के ने लापरवाही से कहकर उन्हें चुपचाप बैठने के लिए मजबूर कर दिया। वह लड़का अपनी शराब की बोतल को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी पायल की छनक उनके कानों में पड़ने लगी। आग के इर्द गिर्द बैठे होने के बाद भी उन्हें सिहरन पैदा हो गई। बदतमीज लड़का हल्के से हंस दिया, वो विराश होगा, बकवास करके गया, अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ध्यान मत दो, अपने आप सामने आ जाएगा, उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। उसने बात खत्म करते हुए हल्की सी चिढ़ के साथ बोतल को देखा जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उस लड़के की आंखों में धूल उड़ गई। हाथ से बोतल छूटकर सीधे पत्थर पर गिरकर टूट गई। एक अजीब सी शांति बन गई उनके बीच। एक लड़का खड़ा हुआ, हाथ में टॉर्च उठाए और चारों तरफ मारकर देखा, विराश नहीं है कहीं भी। मैंने उसे जाते हुए देखा था, ना ही वो ऐसी कोई हरकत करेगा। वो नहीं तो क्या भूत है, अब तू भी उसकी बातों में आ गया। बदतमीज लड़का गुस्से में खड़ा हुआ। खड़ा हो चुका लड़का बाकियों को देखने लगा तो किसी ने उसे बैठ जाने का इशारा किया, मगर वो तो बस शुरुआत थी। किसी जंगली जानवर की तेज दहाड़ उनके कानों में पड़ी और इस बार सभी झटके से खड़े होकर एक दूसरे के करीब चले आए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, भले ही भूत प्रेत नहीं, लेकिन कोई जंगली जानवर जिससे हम लड़ नहीं सकते। सामान उठाओ सब लोग, विराश को भी ढूंढ लेते हैं जाते समय। अगर गलती से भी वो खो गया, उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आएगी, याद रखना। उनमें से जो समझदार था वो बोला और एकदम से अपना सामान समेटकर उठा लिया। उसके पीछे बाकी सबने भी वही किया। जैसे ही उन्होंने वो जगह छोड़ी, कहीं सारी काली परछाइयां आकर उस बक्से पर टूट पड़ी जिसके अंदर मांस रखा हुआ था। एक हाथ में टहनी लेकर उसे टिकाते हुए विराश आगे बढ़ रहा था। उसे डर बस भूत प्रेत से लगता था, किसी जानवर से नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर जल्द ही एक जगह जाकर रुका और चारों ओर टॉर्च मारकर देखा। आई होप मैं सही रास्ते पर हूँ, अगर खो गया तो क्या करूंगा। परेशान होकर उसने एक गहरी सांस लेने के साथ साथ भगवान को भी याद कर लिया, मैं पाप करने से बहुत ज्यादा बचता हूँ। किसी को ऑफेंड ना करना, किसी के काम में टांग ना अड़ाना आज के समय में सबसे बड़ी बात है, इसलिए मेरी रक्षा कर लेना। इतना कहकर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। विराश के हाथ से टॉर्च और लाठी कहीं छूट गई और वो सीधे नीचे गहराई में गिरने लगा। मानो किसी पक्षी का पंख हो, ऐसे इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी विराश जमीन पर आ गया। आसमान की तरफ चेहरा किए वो पत्तों पर गिरा था। तेजी से धड़क रहे दिल पर हाथ रखते हुए उसने धीरे से कहा, कौन था वो? पक्का इंसान नहीं था, शायद भगवान ने भेजा हो मेरी मदद के लिए। मैंने प्रार्थना जो की थी। वो झटके से उठकर सीधा बैठ गया और आसपास देखने लगा। वहां छोटी छोटी झाड़ियों पर बैठे जुगनू तुरंत ही जमा होकर उसके पास आने लगे थे। ये इलाका काफी अलग लग रहा है। विराश ने सीधे ऊपर देखा जहां से वो गिरा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? पक्का खो गया हूं। उसके चेहरे पर मायूसी आ गई, जब तक कि उसने वो जुगनू नहीं देखे जो उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। विराश हैरान हो गया। वो जुगनू जल्द ही एक दिशा में उड़कर जाने लगे। विराश का मन किया वो उनका पीछा करे। जल्द ही कुछ दूरी पर विराश को वो पत्थरों से बना काला महल दिखने लगा। विराश की आंखें चमक उठी, चेहरे पर राहत उतर आई। शायद अब वो बच सकता था। नेक्स्ट गोल इज 6400 सब्सक्राइबर। एपिसोड 14 काला गुलाब। बीच जंगल में खो जाने के बाद विराश को हिम्मत हारने का भी मौका नहीं मिला और उसके सामने अब पत्थरों सा बना हुआ एक बड़ा सा महल था। ऊंचे और घने पेड़ों से वो छिपा था। इस समय उसके नजर आने का कारण था महल के अंदर से आ रही हल्की सी रोशनी। विराश ने अपने सामने दिख रहे लोहे से बने गेट को ढकेल दिया, जो काफी तेज आवाज के साथ खुला। आवाज सुनकर पेड़ों पर हलचल हुई। शायद चमगादड़ थे, जिन्हें विराश ने पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद किसी का फार्म हाउस होगा। लकी है तू वीर, वरना जंगली जानवरों के साथ कैंपिंग होती आज। उसकी पीठ पर अभी भी छोटा सा बैग टंगा हुआ था, जिसे हल्का सा कंधे पर सरका कर वो आगे बढ़ गया। फूलों की महक उसके नाक में पड़ने लगी, पर फूलों का कहीं नामो निशान नहीं था। दिख रहा था तो सिर्फ काला रंग। वो घास होगी, यही विराश का अंदाजा था। एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने वो जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली, फिर हाथ मारकर कहा, कोई है यहाँ?
प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जंगल में खो गया हूँ। अचानक ही दरवाजा खुलने लगा। विराश हल्का सा चौंक उठा ये देख, पर तभी हॉल का उजाला उसके चेहरे पर पड़ा। कोई अभी भी उसकी तरफ पीठ किए मोमबत्ती जला रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, सिर्फ उसका सर और हाथ नजर आ रहे थे। उसके बाल गर्दन तक लंबे थे और अच्छी खासी लंबाई वाला वो एक आकर्षण शरीर का मालिक लग रहा था। एक्सक्यूज मी सर, मैं जंगल में खो गया हूँ। मुझे शायद ही इस समय रास्ता मिलेगा। मैंने अपनी टॉर्च भी खो दी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपको सही लगे तो, विराश ने हिचकिचा कर कहा। होठों पर गहरी मुस्कान लिए वो शख्स पलटा, रुद्रान जी। विराश उसके चेहरे में ही खो गया। मेरा नाम, और तुम अंदर आ सकते हो, रुद्रान ने कहा। उसकी तरफ देखते हुए ही विराश अंदर आकर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ। रुद्रान ने उसकी आंखों के सामने हल्के से चुटकी बजाई। क्या हुआ? आप इंसान हो या कोई फरिश्ता? विराश मुंह खोले बोला। रुद्रान हल्के से हंस दिया। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम कहकर बुलाओ, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। उसने सफेद झूठ बोल कर हल्के से आंखें मिचली। विराश होश में लौटा। ओह ओके, मेरा नाम विराश है, यू कैन कॉल मी वीर, कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्रान ने एकदम से उसे पकड़ लिया। नाइस टू मीट यू, मैंने तुम जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा वीर, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। विराश अजीब तरह से हंसने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं। रुद्रान ने हल्के से सर हिलाया। आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। विराश हिम्मत करके उसके पीछे चला गया। अजीब है, बीच जंगल में ऐसी सुनसान हवेली, अकेला इंसान अजीब से कपड़ों में, किसी गलत जगह तो नहीं आ गया मैं? सुबह तक जिंदा तो रह पाऊंगा ना? खुद से बड़बड़ कर विराश सोने की तैयारी में था। एक आलीशान कमरा उसे सोने के लिए मिला था, जिसकी बड़ी सी बालकनी थी और हवा के कारण पर्दे लहराते हुए अंदर आ रहे थे। कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और विराश चौंक उठा। आ जाओ, विराश ने खुद को संभाल कर कहा। हाथ में एक चमकती थाली लिए रुद्रान अंदर आया। घर आए मेहमान को मैं भूखा कैसे सोने दे सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, रुद्र कहते हुए विराश सर खुजाने लगा। आगे का नाम वो भूल चुका था। कोई बात नहीं, रुद्र भी ठीक है, उसने कहा और खाने की थाली विराश के हाथ में पकड़ाई। मांसाहारी खाना देख विराश को एकदम से अपने दोस्तों की याद आ गई। तभी रुद्रान गहरी मुस्कान के साथ बोला, इस महल में कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे, तुम चिंता किए बिना खा सकते हो। विराश ने सर हिलाया और जैसे ही निवाला उठाने को हुआ उसके दिमाग में रुद्रान की बात खटक गई। उसने झटके से नजरें उठाई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। विराश में थाली दूर फेंकी और जोर से चीखकर बेहोश हो गया। उसी समय रुद्रान दोबारा अपनी जगह लौट आया। ओह, मैं भूल गया तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता है, लेकिन मैं कोई भूत नहीं हूँ। उसने हल्के से विराश को छूकर देखा। विराश ने कोई हलचल नहीं की, जिस पर रुद्रान मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, आराम करो। चादर को अच्छे से विराश को ओढ़ाकर वो कमरे से चला गया। सुबह का समय, खुद को नर्म बिस्तर पर पाकर विराश ने फिर करवट बदलकर सोना चाहा, पर अचानक ही उसे रात को जो भी हुआ याद आ गया। वो झटके से उठकर बैठ गया और रुद्र की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी। पिछली रात तुम्हें डराने की मंशा नहीं थी मेरी, मैं तो बस अपनी सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था। डरो मत, मैं भूत नहीं, शैतान हूँ। विराश के पसीने छूट गए। चादर को हटाकर वो पीछे बिस्तर के क्राउन से टकरा गया। एक तकिया उठाकर सीने से लगाते हुए उसके कहा, भूत हो या शैतान, फर्क क्या है? हो तो एक ही प्रजाति के। रुद्र ने एक ठंडी सांस छोड़ी। वो चाहकर भी विराश को समझा नहीं पाता, इसलिए कहा, मैं तुम्हें चुटकी में तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। विराश ने 2-3 बार तेजी से पलकें झपका दी। उसका डर हल्का सा कम हुआ। मेरे घर, वो भी चुटकी में? हाँ, रुद्र ने सर हिलाया, साथ ही उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। तकिया छोड़कर विराश ने जल्दी से अपना बैग उठा लिया। पैरों में जूते भी जैसे तैसे फंसा लिए और अब वो जाने के लिए तैयार था। रुद्र मुस्कुरा दिया। विराश के पैर के पास बैठकर उसने जूते से नीचे लटक रहे फीते को पकड़ लिया। विराश हैरानी से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। जरूरी नहीं, हर बार मैं तुम्हें गिरने से बचा ही लूंगा। रुद्र ने चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान मोहक थी। विराश उसमें खोकर रह गया। जल्द ही वो नीचे पहुंचे और अनायास ही खिड़की से बाहर विराश की नजर चली गई। आते समय जिसे वो घास समझ रहा था, असल में वो काले रंग के गुलाब थे। विराश हैरान रह गया ये देख। हिचकिचाकर वो बोला, क्या मैं एक तोड़ लूं? मैंने पहले कभी काला गुलाब नहीं देखा। जितने चाहे ले जाओ।
रुद्र ने उसे मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। जब तक विराश गुलाब तोड़कर लाया रुद्र खाने की थाली के साथ तैयार खड़ा था। अगर मेरे घर से तुम भूखे चले गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, रुद्र ने कहा। विराश चाहकर भी मना नहीं कर पाया, भूख के चलते वो पहली मुलाकात आखिरी बिल्कुल नहीं बन पाए। वापस जाने पर ना विराश उसे अपने दिमाग से निकाल पाया, ना रुद्र का ध्यान कहीं और लगता था। कभी विराश के कमरे की खिड़की पर तो कभी छत पर जाकर वो बैठ जाता। विराश भी मानो उसे देखने के लिए बेचैन रहता था। जब भी रुद्र आए विराश हमेशा उससे बातें करता। उनका रिश्ता समय के साथ गहरा होता गया। वो शुरुआत दोस्ती से ना होकर एक दूसरे के लिए प्रेम वाली भावना पैदा कर चुकी थी। इस बीच विराश के दोस्त पूरी तरह उससे दूर हो चुके थे, जिसका कारण विराश को कभी समझ नहीं आया। पर उसने एक अंदाजा लगाया कि जो भी जंगल में उस रात हुआ था उसके बाद बदतमीज लड़के ने सबको विराश से दूर रहने के लिए बोला होगा। हालांकि वो लड़का उसे दोबारा नजर नहीं आया। देखते ही देखते पूरा साल गुजर गया। इस बीच न सिर्फ रुद्र मिलने आता बल्कि विराश को भी अपने साथ महल ले जाता था। उसी समय अभिसार नर्क से लौट आया। उसके पास रुद्र के लिए खुशखबरी थी। मैंने दर्पण की आत्मा के बिखर चुके सभी हिस्से जमा कर लिए हैं। बस तुम उन्हें आपस में जोड़ दो, फिर हम एक योग्य व्यक्ति की तलाश करेंगे जो दर्पण को जन्म से सके, अभिसार ने कहा। पहले तो रुद्र ने उसके काम के लिए उसे गले लगा लिया। हमारा बहुत वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा। हमारे महाराज पुनः लौट पाएंगे। हमारी प्रजा में ऐसी कोई शैतान अवश्य होगी जो दर्पण को लाने में सहायता कर पाएगी। उसकी खोज तुम शुरू कर दो ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो, अभिसार ने सहमति जताई। जिसके बाद वो महल में तहखाने में बने उस कमरे में रुद्र को अकेला छोड़कर चला गया। पत्थर से बने उस मेज के ऊपर एक पानी का पात्र रखा गया था। उस पर सफेद धुएं के आकार जैसे अलग अलग टुकड़े हवा में तैर रहे थे। रुद्र ने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथों को सामने किया और अपनी शक्तियों की मदद से उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। अचानक ही बाहर के वातावरण में बदलाव शुरू हुए। तेज आंधी के कारण पेड़ हिलने लगे। महल के ऊपर काले बादल छाकर बारिश भी शुरू हो गई। विराश इस समय महल के कमरे में मौजूद था। कमरे में तेज हवा के कारण काफी सारा सामान अपनी जगह से गिरने लगा। आंखों के आगे हाथ लगाकर विराश खुद से बोला, ये सब क्या हो रहा है? रुद्र कहाँ चला गया? बिजली कड़कने की आवाज सुनकर वह डर गया और जल्दी से कमरे के बाहर निकला रुद्र को ढूंढने के लिए। एपिसोड 15 पापा और बेबी वाला सीक्रेट। रुद्र को ढूंढते हुए विराश तहखाने में पहुंचा। अगर पूरे महल में रुद्र कहीं ना मिले तो यहां जरूर मिल जाएगा, उसे पता था। जैसे ही वो अंदर आया पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी फैली दिखी। रुद्र के सामने एक सफेद गोला हवा में तैर रहा था, मानो कोई हीरे का बड़ा सा टुकड़ा हो। विराश यूं तो रुद्र को कभी परेशान नहीं करता था जब भी वो अपने कार्य में व्यस्त हो, पर आज कुछ अजीब हुआ विराश के साथ। उसकी आंखें चमक उठी और वो उस गोले की तरफ बढ़ने लगा, मानो वो चीज विराश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। रुद्र की आंखें बंद थी। धीमी आवाज में वो लगातार कुछ मंत्र बुटबुटा रहा था। इससे अनजान कि विराश क्या करने जा रहा था। अपने मुंह पर संयम ना कर पाया वो और उस गोले को उंगलियों से छू लिया। मानो एक तेज झटका लगा विराश के शरीर को, जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलने को हुई और वो गोला उसके शरीर में समाकर गायब हो गया। कमरे में फिर से मध्यम रोशनी बन गई। इसी बीच विराश दर्द भरी कराह के साथ घुटनों के बल गिर गया। रुद्र का ध्यान टूट गया। उसकी आंखें खुली और सामने से वो गोला गायब हो चुका देख वो बुरी तरह हैरान रह गया। रुद्र, विराश ने फिर दर्द के साथ कहा। रुद्र ने उस आवाज का पीछा किया। पत्थर से बनी उस मेज की दूसरी तरफ विराश नीचे जमीन पर लेट चुका था। वीर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए थे? रुद्र ने कहा और उसे संभाला। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो चमकती चीज मेरे अंदर चली गई, पता नहीं कैसे, विराश ने धीरे धीरे कहकर अपनी बात को पूरा किया। रुद्र की आंखें फैल गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। विराश के पेट से कपड़ा हटाकर रुद्र ने वहां हाथ रख आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो खुली और अब उनमें डर था। शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ, तुम डरो मत। ठीक है, रुद्र ने कहा और उसे उठाकर पत्थर की मेज पर लिटा दिया। अगले ही पल अपने अंतर्मन से अभिसार को संदेश भेजकर वापस बुला लिया। पलक झपकते ही अभिसार वहां मौजूद था। क्या हुआ रुद्रांग? अभिसार ने पहले तो विराश को अनजान नजरों से देखा। बताने का समय नहीं, मेरी सहायता करो। आत्मा के टुकड़े जोड़ने में मेरी शक्ति कम हो चुकी है, रुद्र ने कहा। वो आत्मा कही? अभिसार ने शंका से सीधे विराश को देखा जिसके ऊपर बेहोशी छा रही थी। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे अभिसार ने तुरंत ही पकड़
लिया। दोनों ने आंखें बंद कर ली, जिसके बाद अभिसार की ऊर्जा लेकर रुद्र वो शक्ति विराश के अंदर से निकालने की कोशिश करने लगा। विराश इस बार जोर से चीखकर खांस पड़ा। रुद्र की आंखें झटके से खुली। विराश के मुंह से खून निकला था। रुद्र ने अभिसार का हाथ छोड़ फिर विराश को संभालने की कोशिश की। तभी अभिसार बोला, अगर हमने जबरदस्ती की तो इसकी जान जा सकती है। वो तो वैसे भी जाएगी, क्योंकि एक इंसान दर्पण की दैविक शक्तियों के साथ उसे जन्म नहीं दे सकता। रुद्र ने विराश को अपने सीने से लगा लिया। मैं वीर को नहीं खो सकता, हमें कोई दूसरा मार्ग खोजना पड़ेगा। अभिसार ने सर पकड़ लिया। इतने वर्षों की मेहनत और खुद को किसी को नजरों में ना आने देते हुए वो दर्पण की आत्मा के हिस्से लाया था नर्क से। रात का समय, बाहर लगातार तूफान के साथ बारिश हो रही थी, जिसे एक कमरे की खिड़की से अभिसार देख रहा था। तभी रुद्र वहां पहुंचा। अभिसार ने बिना पलटे ही कहा, तुमने क्या सोचा? सबसे पहले तो मुझे विराश को इंसान से शैतान बनाना होगा। रुद्र ने जैसे ही कहा, अभिसार चौंक उठा। इंसान को शैतान बना देना? हम यहाँ छुपे हुए हैं रुद्रान, अगर इंसानी जीवन के साथ छेड़खानी की तो किसी की नजरों में आ जाएंगे। अभिसार परेशान होकर बोला, मैं वीर से अनुमति लूंगा इस बारे में। अगर उसकी इच्छा से ये काम हो तब किसी को आक्षेप लेने का मौका नहीं मिलेगा। रुद्र ने कहा, उन्हें शैतान बनाकर तुम चाहते हो वही दर्पण को जन्म दे? अभिसार ने आगे जिज्ञासावश पूछा। उस आत्मा ने स्वयं वीर का चुनाव किया है। इसका कारण मुझे अब समझ आया। वीर का जन्म एक खास नक्षत्र पर हुआ था। वो खास समय जिसमें जन्म लेने वाला वीर अकेला था, हमारे काम के लिए बिल्कुल सही शख्स। वो शक्ति अब हम चाहकर भी वीर से अलग नहीं कर सकते। उसने वीर के शरीर में बदलाव करना शुरू कर दिए है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वीर को हम जैसा बनाना होगा। रुद्र ने कहा, और ये तुम कैसे करने वाले हो? अभिसार ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं अपनी आधी शक्तियां वीर के साथ बांट दूंगा। रुद्र ने जैसे ही अभिसार ने हाथों की मुट्ठियां कस ली। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था पर इतना ही कह पाया, तुम्हें शांत होकर सोचने की जरूरत है रुद्रान। एक इंसान को शैतान बनाना, अपनी आधी शक्तियां दे देना, बिना ये सोचे कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, आगे उस इंसान के साथ क्या होगा ये भी हमें नहीं पता। रुद्र ने कहा, मैंने कहा ना, उसे नहीं खो सकता। मैं उसकी मदद करूंगा ताकि बच्चे की शक्तियां जन्म लेते समय जागृत ना रहे। हम उन शक्तियों को सुला देंगे एक सीमित समय के लिए। वो साधारण बच्चे की तरह जन्म लेगा। अगर आज तुम्हारे पिता जीवित होते तो अत्यंत क्रोधित हो जाते तुम पर। अभिसार ने हार मान ली। वो अब इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकता था रुद्र के साथ। नहीं होते, क्योंकि बस इतने ही रास्ते मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। एक बार दर्पण का जन्म हो जाए तो महाराज भी लौट आएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रुद्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, याद रखना तुम इस महल को छोड़ नहीं पाओगे अपनी आधी शक्तियां उन्हें देने के बाद। अभिसार ने कहा, जिस पर रुद्र ने सहमति जताई। शायद वो परिणाम के बारे में पहले ही सोच चुका था। जब विराश को होश आया तो उसका हाथ थाम कर रुद्र बोला, बहुत बड़ी गलती हुई है वीर हमसे। वो शक्ति तुम्हारे अंदर से निकालना अब मुश्किल है। विराश डर गया, मुझे कुछ हो जाएगा, क्या मैं मरने वाला हूँ? रुद्र ने उसका चेहरा थाम लिया, मैं कैसे तुम्हें मरने दे सकता हूँ? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, बस मेरा साथ दो, मुझे अनुमति दो तुम्हें बचाने की। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी तरह बनाकर। विराश नासमझी से उसे देखने लगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अपने जैसा मतलब शैतान, फिर हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मौत जो इंसानों को अलग कर देती है वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। रुद्र ने जैसे ही कहा विराश की सारी चिंता दूर हो गई। क्या तुम सच कह रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। विराश ने उसकी कलाइयां पकड़ ली। उसे बस साथ रहने से मतलब था, इसलिए ज्यादा सोचने का कष्ट नहीं उठाया। हाँ, रुद्र ने उसे विश्वास दिलाकर अपने सीने से लगा लिया। विराश की मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। उसने अपना पेट पकड़ लिया। रुद्र, मुझे फिर से दर्द हो रहा है, कुछ जल रहा है मेरे पेट में। ये बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा लग रहा मैं इसके साथ एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। जानता हूं ये मुश्किल है, पर तुम्हें करना होगा, तुम्हें जन्म देना होगा इस बच्चे को, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। विराश की आंखें एकदम से बड़ी हुई। रुद्र से अलग होकर वो सदमे से बोला, जन्म देना होगा बच्चे को? जिस शक्ति को तुमने छुआ वो किसी की आत्मा थी, जिसे मैं किसी के द्वारा जन्म देने के लिए तैयार कर रहा था, पर उसी क्रिया के बीच तुम आ गए। उस शक्ति ने तुम्हारा चुनाव किया है अपनी माता के रूप में। रुद्र ने नजरें झुकाए रखी कहते हुए, रुद्र, मुझे डर लग रहा है।
ये सब क्या है? अचानक मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? विराश की आंखें बहने लगी। मुझसे प्यार करने की सजा मिल रही है तुम्हें। माफ कर दो मुझे, मैं ही तुम्हारा दोषी हूँ। रुद्र ने कहते हुए हाथ जोड़ लिए। वो अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था विराश से। विराश ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता। माफी मत मांगो, ठीक है? हम साथ मिलकर इस सब से निकलेंगे। उसने हल्के से अपने पेट को छुआ। लेकिन क्या मुझे सच में इसे जन्म देना होगा? ये अजीब नहीं है। मैं लड़का हूँ। रुद्र ने नजरें उठाए और उसकी आंखों में देखा। विराश के सवाल जायज थे। हल्के से गला खराश कर रुद्र ने कहा, इस पर भी हम कोई मार्ग निकाल लेंगे। मुझे भरोसा है तुम पर। विराश ने उसकी बात पर सर हिला दिया। अगले कुछ दिन महल में काफी घटनाएं घटी। जैसे कि इंसान का शैतान में परिवर्तन, बच्चे की शक्तियां रोकने के लिए खास क्रिया का करना। जिसमें दिक्कत अब यह थी कि विराश के अंदर जो शैतानी शक्तियां आ चुकी थी वो अनुवांशिक रूप में बच्चे के अंदर भी आएंगी, जबकि वो आत्मा पहले ही दैविक शक्तियों से बनी थी। जब ये सवाल उठा था तब अभिसार और रुद्र ने एक दूसरे को देखा और एक साथ ही बोल पड़े थे, एक बार महाराज लौट आए तो वो सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वो अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ गए। विराश इन दिनों एक बार भी अपने घर नहीं लौटा था। उसका पूरा समय आराम करते हुए बीत जाता, क्योंकि शरीर में उठकर बैठने जितनी भी ताकत नहीं थी। अकेले में वो उस बच्चे को महसूस करने की कोशिश करते हुए उससे बात किया करता। उसे खुद पता नहीं चला कब वो अनचाही शक्ति उसके शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जब रुद्र आया तो विराश एकदम से बात करते हुए रुक गया। रुद्र मुस्कुरा दिया, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताया जा सकता? है कुछ पापा और बेबी वाला सीक्रेट? विराश मुस्कुरा दिया। उसके लिए भी ताकत नहीं थी विराश में, ये साफ रुद्र को दिखा। अपने सहारे से उसने विराश को उठाकर बिठा दिया। विराश की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र के दोनों हाथ पकड़ उसने अपने पेट पर रखे। ये हमारा बच्चा है ना रुद्र? हमारे साथ रहेगा हमेशा। रुद्र ने हल्के से उसका गाल चूम लिया। बिल्कुल, हमारा बच्चा है और हमारे साथ ही रहेगा। इसका नाम सोच लिया है मैंने। आपको जानना है? विराश बोला। काफी जल्दी नहीं सोच लिया? चलो कोई बात नहीं, बता दो मुझे। रुद्र ने कहा। रिवांश कैसा है? विराश और रुद्र को मिलाकर बनाया। विराश बोला, तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा सुंदर। कहते हुए रुद्र ने फिर उसका गाल चूम लिया। जब मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा तो मैं घर जाऊंगा, ठीक है ना? मुझे थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी शॉपिंग करनी है हमारे बेबी के लिए। कपड़े, खिलौने, एक पालना। और बताओ ना? विराश अपनी धुन में बोलता गया। पर रुद्र के चेहरे का रंग उड़ चुका था। विराश को कहीं जाने देना मतलब अपनी नजरों से दूर करना, जबकि वो अब महल नहीं छोड़ सकता था। रुद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा जब तक कि बातें करते हुए विराश उसकी बाजुओं में सो नहीं गया। विराश के दिमाग में अब अपने घर और घरवालों के ख्याल दौड़ने लगे थे। घर से झूठ बोलकर वो कुछ दिन यहाँ रहने आया था, पर अब वो कुछ दिन काफी दिनों में बदल गए। जब विराश ने कहा कि वो उसे घर छोड़ दे तो रुद्र उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। ऐसा वो 1-2 दिन कर पाया। उसके बाद विराश हद से ज्यादा गुस्सा हो गया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लड़ झगड़ कर उसने वापस जाने की बात रखी। ना रुद्र कुछ कह पाया ना अभिसार, बस एक दूसरे का चेहरा वो देखते रह गए। अंत में रुद्र ने अभिसार को विराश के साथ जाने के लिए कहा, जिस पर भी विराश भड़क कर बोला, तुम क्यों नहीं आओगे मेरे साथ? किसी और को भेजने का क्या मतलब हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अचानक ही बदला बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? रुद्र बस उसे देखता रह गया। फिर चेहरा फेर कर वो बोला, तुम्हें खुद समझना चाहिए तुम क्या गलत कर रहे हो। मुझे छोड़कर जाना है ना तुम्हें? जाओ, खुशी से जाओ। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। मेरी भी एक फैमिली है जिनसे मैं बिना बताए दूर नहीं हो सकता। एट लिस्ट मुझे उन्हें मेरी सिचुएशन समझाने का मौका तो दो, विराश ने कहा। पर रुद्र कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। अभिसार अच्छे से समझ रहा था रुद्र ये बात कभी बाहर नहीं आने देगा कि विराश को अपनी शक्तियां देने के कारण वो महल छोड़ने में अब असमर्थ है। वो कमजोर हो चुका है। विराश के सर भी इस समय गुस्सा चढ़ा था। अभिसार के साथ ही वो अपने घर लौट गया। वापस जाकर उसे लगा रुद्र फिर से पहले की तरह उससे मिलने आया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घंटों तक विराश जागता था, काफी बार छत पर चक्कर लगाता था। हाँ, अभिसार को अपने आसपास उसने काफी बार देखा था, जो पकड़े जाने के बाद खुद को छुपाने की पूरी कोशिश किया करता था। अपने परिवार को ज्यादा नहीं पर कुछ बातें विराश ने समझाने की कोशिश की, जिस पर वो लोग भरोसा नहीं कर पाए।
आखिर कैसे कोई भरोसा करता ऐसी बातों पर। विराज समझ चुका था वो ज्यादा समय तक रुद्र से दूर नहीं रह पाएगा। बहुत सारा सामान उसने खुद खरीदा और वापस लौटने से पहले एक बार अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी करते हुए कहा, अनबिलीवेबल, ये तो सच में मिरेकल है। विराज आंखों में नमी लिए उस स्क्रीन को देखने लगा। अभी तो उस बच्चे ने ठीक से आकार भी नहीं लिया था। डॉक्टर जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाहर चला गया। अपने केबिन में आकर फाइल देखते हुए उसने किसी को फोन मिलाना चाहा, पर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर पलट गया। सामने एक लड़का खड़ा था, सफेद रंग का सूट पहने। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखने को मिल रहा था। डॉक्टर जिंदा लाश की तरह खड़ा हो गया। लड़के ने उसके हाथ से फाइल छीन ली। सो जाओ। डॉक्टर वहीं पर नीचे गिर गया। लड़के ने फाइल को देखा। देखते ही देखते वो राख बनकर हवा में उड़ गई। विराज एक बेंच पर बैठा डॉक्टर के बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। अपने पेट से हाथ हटाने के लिए वो तैयार नहीं था। अचानक ही कोई उसकी बगल में आ बैठा, खुश हो उसे इस दुनिया में लाने के लिए। उस शख्स ने गहरी आवाज में कहा, बहुत ज्यादा। विराज बोल गया और अगले ही पल उसका गला सूख गया। उस अनजान शख्स को उसने आंखों में खौफ लिए देखा, जो मुस्कुरा रहा था। डार्क रोज के और एपिसोड आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक आप सभी इस वाली स्टोरी को अपना प्यार और सपोर्ट दें।